नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सेहत संवाद में। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं, क्योंकि आजकल के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे कम प्रायोरिटी अगर हम किसी को देते हैं तो वो हमारी खुद की सेहत है। और आज सेहत संवाद में हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे किडनी से जुड़ी समस्याओं के बारे में। और इसी के लिए आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रभात रंजन, जो डायरेक्टर है यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के, साथ ही साथ डॉक्टर दीपक कुमार, कंसल्टेंट है नेफ्रोलॉजी के। नमस्कार डॉक्टर दीपक एंड डॉक्टर प्रभात, आपको भी नमस्कार। डॉक्टर दीपक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, किस तरह के जो किडनी के रोग होते हैं, डिजीजेज होती हैं, वो आजकल के जो भागदौड़ भरी जिंदगी है या वैसे भी कुछ जो रोग है, वो किस तरह के डिजीज पाई जाती हैं? आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में किडनी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी समस्या बन के उभरी है। अगर भारतवर्ष में बात की जाए तो आज लगभग हम लोगों का पॉपुलेशन 150 करोड़ हो चुका है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि लगभग 17% हमारे इंडियन पॉपुलेशन किसी न किसी रूप में किडनी प्रॉब्लम से ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम ग्रसित जरूर होते हैं। इसको और आसान अगर सामान्य भाषा में समझी जाए तो हर 7 में से 1 इंसान अपने ज़िंदगी के दौरान किसी न किसी रूप में किडनी के प्रॉब्लम से ग्रसित जरूर होते हैं। कि किडनी की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी लक्षण होते हैं वो कोई भी पेशेंट तभी महसूस करता है जब किडनी अपने नॉर्मल फंक्शनिंग कैपेसिटी से 70% से ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। तो किडनी के प्रॉब्लम को शुरुआती स्टेज में पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। एकदम शुरुआती स्टेजों में किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को तभी हम लोग पहचान सकते हैं जब कोई मरीज़ रूटीन स्क्रीनिंग या रूटीन टेस्ट 40 वर्ष या उसके बाद करा रहा हो, या वो ऐसे हाई रिस्क ग्रुप में जोन में आता हो जिसमें उनको किडनी की प्रॉब्लम एक नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होने की संभावना होती है। इसीलिए हमारे पास सबसे अधिक वैसे मरीज आते हैं जिनको की किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुके होते हैं। इसीलिए हमारे जो ओपीडी जो होते हैं उसमें जो सबसे पहले ग्रुप और सबसे मोस्ट कॉमन ग्रुप के पेशेंट्स जो किडनी के प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स आते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ मतलब कि किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो 3 महीने या उससे ज़्यादा की हो चुकी होती है। इसमें बहुत अब आपको ये जानना होता है कि मरीज को आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसके लिए उसको जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर के पास पहुँचनी चाहिए। सबसे शुरुआत में अगर आपको रात में पेशाब या तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा हो या पेशाब एक नॉर्मल इंसान दिन भर में जो 6 से 10 बार जाता है उससे कम बार अगर उसको पेशाब लग रहा हो तो ये किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो नॉर्मल पेशाब का कलर होता है उससे अगर पेशाब का कलर चेंज हो रहा हो, यानी कि अगर पेशाब किसी दूसरे कलर का, अगर पेशाब में ब्लड आ रहा हो या येलो कलर का यूरिन आ रहा हो या किसी और कलर का पेशाब अगर आ रहा हो तो उसे तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेनी चाहिए। पेशेंट को अगर ठीक से रात में नींद नहीं आ रही हो, मसल क्रैम्प हो रहा हो, स्किन काफ़ी ड्राई हो गया हो, उसको बार बार हेडेक हो रहा हो, या फिर जब पेशेंट का किडनी का प्रॉब्लम काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो उसे काफ़ी खुजली आने लगती है। अगर वो सुबह उठ रहा हो और आंखों के नीचे स्वेलिंग स्टार्ट हो रही हो और ये स्वेलिंग धीरे धीरे पूरे फेस पे आ जाए, उसके बाद पूरा शरीर अगर फूलने लगे तो ये भी किडनी से रिलेटेड एडवांस स्टेज की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और सांस लेने के साथ साथ उसको चेस्ट पेन हो रहा हो तो ये भी एडवांस किडनी की रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल टेस्ट करा के पहचान सकते हैं। आपको बस एक सिंपल यूरिन का टेस्ट कराना है और एक ब्लड के टेस्ट जो यूरिया और क्रिएटिनिन होता है उसको करा के हम लोग किडनी की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी पहचान सकते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन हमारे पास क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स आते हैं। इंडिया में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का बर्डन इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि लगभग हर साल 2.25 लाख ऐसे मरीज ऐड हो रहे हैं जिनको कि किसी न किसी रूप में रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि लाइफ लॉन्ग डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो बात हुई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की मैडम। दूसरा मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो किडनी प्रॉब्लम के साथ आते हैं वो AKI ग्रुप में आते हैं। AKI मतलब किडनी की प्रॉब्लम कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में काफ़ी तेज़ी से ख़राब होती है, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स के कंपैरिजन में AKI ग्रुप के पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। जिस कारण से किडनी की प्रॉब्लम हुई है उसको समय रहते पहचान के अगर ट्रीट किया जाए तो किडनी की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तीसरा किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सबसे मोस्ट कॉमन ग्रुप हमारे पास आते हैं वो किडनी के इन्फेक्शन से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, जिसको
कॉमनली मेडिकल टर्म में पाइलोनेफ्राइटिस बोला जाता है। इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकती है। यूजुअली जो किडनी का इन्फेक्शन, जो किडनी के जो यूरिनरी ट्रैक होता है वो नीचे से ऊपर की ओर यानी ब्लैडर और यूरेथ्रा से ऊपर की ओर आती है। बहुत रेयरली ये किडनी का इन्फेक्शन किसी दूसरे ऑर्गन के इन्फेक्शन से किडनी के पास ब्लड के यानी हिमेटोजीनस स्प्रेड के पास आता है। चौथा जो कॉमन ग्रुप ऑफ पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो किडनी स्टोन के पेशेंट्स आते हैं। पांचवा जो कॉमन ग्रुप के पेशेंट्स है वो किडनी सिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आते हैं। सिस्ट मतलब कोई भी सैक जिसमें कि फ्लूइड भरा हो, उसमें किडनी के अंदर में एक फ्लूइड लाइक कैविटी भरी रहती है, जिसके कारण पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए ना, हमारे किडनी में सिस्ट वाला एक प्रॉब्लम आ गया है। और सबसे रेयरली हमारे पास कभी कभी किडनी में ट्यूमर या कैंसर से ग्रसित मरीज आते हैं। तो किडनी प्रॉब्लम की समस्या काफ़ी तेज़ी से इंडिया में बढ़ रही है। इसको समय रहते पहचानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो ये एडवांस स्टेज में चली जाती है, जहाँ पे आपको या तो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि सबसे मोस्ट ऑप्टिमल मैनेजमेंट ऑप्शन होता है, वो कराने की ज़रूरत पड़ती है। जी, मेरा अगला सवाल डॉक्टर प्रभात आपसे है कि यूटीआई जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, मैं जानना चाहूँगी कि इसमें स्टोन अगर हो जाता है इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, क्या कुछ बीमारियाँ इसमें देखने को मिलती हैं? पहले तो मैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में बताऊं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा यूरिनरी ट्रैक है क्या। ये यूरिनरी ट्रैक किडनी से लेकर के यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, टेस्टिकल, ये सब मिला करके यूरिनरी ट्रैक होता है। इसलिए इसे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मीन्स किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है, यूरेटर का इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट का, ब्लैडर का, कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक कॉमन मैन लैंग्वेज टर्म है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बट हम लोगों को डिसाइड करनी पड़ती है कि ये इन्फेक्शन एक्चुअली कहाँ का है ना। अगर जैसे मेरा कलीग ने बताया किडनी के इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, वैसे ही ब्लैडर के इन्फेक्शन को सिस्टाइटिस बोलते हैं, प्रोस्टेट में भी इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, है ना। तो ये सब इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक में होते रहते हैं और ये यूजुअली नीचे से ऊपर की तरफ ही बढ़ता है। पाइलोनेफ्राइटिस डायरेक्ट नहीं होता है, ये नीचे असेंडिंग इन्फेक्शन होता है ना। तो ऐसे बहुत बार होता है कि इन्फेक्शन के केस में स्टोन बनना शुरू होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहते हैं जो कि स्टोन बनाते हैं। ऐसे केस में स्टोन ट्रीट तो करना ही है, एट द सेम टाइम इन्फेक्शन भी ट्रीट करना है। अगर इन्फेक्शन ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर स्टोन का रिकरेंस फिर से हो जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में हम लोग बहुत केयरफुल रहते हैं और बहुत बार पेशेंट को लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक पर प्रोफिलैक्सिस पर रख करके हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को क्लियर करते हैं, जिससे कि स्टोन नहीं बने। और ऐसे स्टोन को हम लोग इन्फेक्टिव स्टोन बोलते हैं। और ऐसे स्टोन को हम लोग अगर क्लियर करने जाते हैं तो स्टोन में इन्फेक्शन लिपटा हुआ रहता है और जब हम उसको तोड़ने जाएंगे, निकालने जाएंगे तो इन्फेक्शन के रिस्क रहते हैं, बॉडी में सेप्सिस के भी रिस्क रहते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन की बात करूं तो ट्रीटमेंट डेफिनेटली संभव है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन है तो हम लोग सर्टेन टेस्ट करते हैं। पहले तो पेशेंट सिम्टम बताएगा। जैसे अगर पेशाब की समस्या है तो बार बार पेशाब जाना, पेशाब में जलन होना, फिर बुखार आना, अगर हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स आ रहा है तो हम लोग समझते हैं कि किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। तो पहले तो पेशेंट सिम्टम लेके आते हैं, तो वैसे पेशेंट को हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, रूटीन यूरिन कल्चर। अगर यूरिन कल्चर में अगर इन्फेक्शन आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो भी हम लोग मानते हैं सिम्टम के आधार पे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किडनी का इन्फेक्शन है तो हम लोग इसको सीरियसली लेते हैं और ऐसे केस में यूजुअली हम लोग इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देते हैं। हम लोग इन्फेक्शन के केस में ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि इन्फेक्शन का कोई अंडरलाइंग कॉज तो नहीं है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन है, स्ट्रिक्चर है, प्रोस्टेट है, या फिर यूरेटर में कहीं कोई प्रॉब्लम है ना। तो ऑब्स्ट्रक्शन से स्टैग्नेशन होगा और इन्फेक्शन होगा, या फिर कोई स्टोन है, स्टोन भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगर कोई अंडरलाइंग कॉज है तो उसको बिना ट्रीट किए हुए यूटीआई को ट्रीट नहीं कर सकते हम लोग। तो ऐसे केस को हम लोग कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बोलते हैं। तो इसको बहुत केयरफुली हम लोग डील करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स में अगर हम लोग कॉज ढूंढते हैं तो फिर कोई कॉज मिलता नहीं है, बट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो ये इसको सिंपल यूटीआई बोलते हैं।
तो ऐसे केस में हम लोग अगर ओरल एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं तो ये क्योर हो जाते हैं। हाँ, रिकरेंस हो सकता है, तो रिकरेंस के लिए फिर हम लोग प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे आते हैं। बहुत सारे हम लोग हाइजीन बताते हैं, हाइजीन मेंटेन करना है और फ्लूइड इंटेक ठीक ठाक रखना है, और ये वॉइडिंग कैसा होना चाहिए, प्रोलॉन्ग होल्डिंग नहीं होना चाहिए यूरिन का, ये सब बताते हैं प्रिवेंशन के लिए। डॉक्टर दीपक, आपसे ये जानना चाहूँगे कि किडनी में स्टोन यानी कि पथरी के अलावा और कौन कौन से रोग हैं जो हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन जो किडनी की प्रॉब्लम्स होती है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की होती है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अगर मुख्यतः जो कारण होते हैं वो लंबे समय के डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जिनको कि पहले से डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन रहा हो, ऐसे मरीज में नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में किडनी की प्रॉब्लम कई गुना ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल भी बोला जाता है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो 50% से ज़्यादा मरीज जिनको कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है, या तो उनको लंबे समय से जो ब्लड शुगर डायबिटीज़ में जो होता है वो कंट्रोल नहीं है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज ग्रसित है उनका ब्लड प्रेशर लंबे समय तक कंट्रोल नहीं है, तो लंबे समय तक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों मिला के CKD काउज करते हैं। इसके अलावा जिस पेशेंट को किडनी हमारे शरीर में एक फिल्टर का काम करता है, ये हमारे शरीर में, हमारा शरीर एक मशीन की तरह 24 घंटा लगातार काम करता रहता है, इसीलिए ये हमारे शरीर में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उसको फिल्टर करके हमारे शरीर से पेशाब के थ्रू बाहर निकालती है। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान दिन भर में 2 से 2.5 लीटर पेशाब एक्सक्रीट करता है, और उस पेशाब में बहुत सारे विषैले पदार्थ और विषैले लवण होते हैं। तो जैसे ही किडनी खराब चली जाती है तो हमारे ब्लड में इन विषैले पदार्थ का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में यूरिया और क्रिएटिनिन धीरे धीरे काफ़ी बढ़ने लगता है, और इस विषैले पदार्थ के बढ़ने से मरीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, जैसे कि उनको बार बार वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, पेशाब कम होने लगता है आगे आने वाले समय में। तो ये किडनी स्टोन के अलावा CKD डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के कारण होता है। इसके अलावा लंबे समय से अगर किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, उसके कारण भी जाकर के किडनी का साइज समय के साथ साथ उसका जो नॉर्मल लेंथ जो कि 13 सेंटीमीटर होता है वो सिकुड़ता चला जाता है। तो लंबे समय में जो किडनी की प्रॉब्लम जो जिस मरीज को होती है वो सिकुड़ के 7 या 8 सेंटीमीटर पे आ जाता है। ऐसी अवस्था से किसी भी पेशेंट के किडनी को नॉर्मल अवस्था में लाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के अलावा और ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अलावा किडनी का जो फिल्टरिंग यूनिट जो ग्लोमेरुलस होता है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन आ गया, जिसको मेडिकल टर्म में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और यहाँ से फिल्टर होने के बाद जो किडनी के जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं जहाँ से वापस जो 99% पानी एब्जॉर्ब होकर शरीर में चला जाता है, तो उसका अगर इन्फ्लामेशन होता है तो ग्लोम और टिब्यूल्स के इन्फ्लामेशन के कारण भी किडनी की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां होती है जिसके कारण किडनी की प्रॉब्लम या तो बाल अवस्था में या तो यंग एडल्ट्स में पाई जाती है। जैसे मोस्ट कॉमन किडनी से सिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे ADPKD बहुत ही कॉमन है, जो कि छोटे बच्चों में और यंग एडल्ट्स के पेशेंट्स में पाई जाती है। और काफ़ी रेयरली किडनी कैंसर से ग्रसित मरीज हमारे पास आते हैं। मोस्ट कॉमन किडनी रिलेटेड कैंसर जो होते हैं वो रीनल सेल कार्सिनोमा के होते हैं, बहुत रेयरली रीनल सेल्स सार्कोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा जिसको विल्म ट्यूमर्स बोलते हैं वो बच्चों में पाया जाता है, जिसमें कि पेट सडनली फूल जाता है और एक बहुत बड़ा ट्यूमर जो होता है वो पेट में पाया जाता है। तो ये सब कॉमन किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बाद जो किडनी की कुछ प्रॉब्लम होती है, सबसे कॉमनली वो आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए हमने पेशाब की जांच कराई और हमारे पेशाब में प्रोटीन लीक हो रहा है। तो क्या होता है कि प्रोटीन यूजुअली हमारे यूरिन के टेस्ट में आता नहीं है, बट लंबे समय तक किसी मरीज को हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ की शिकायत होती है तो फिल्टर में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसका साइज़ लंबे समय में उसका छिद्र का साइज़ बढ़ जाता है, तो जो चीज़ें फिल्टर होकर नीचे नहीं आनी चाहिए वो भी आना चालू हो जाता है। तो प्रोटीन भी उन्हीं इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल है जो कि नॉर्मली यूरिन में पाया नहीं जाता, बट लंबे समय तक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज़ में प्रोटीन का जो मात्रा होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये प्रोटीन पेशाब से बाहर आती चली जाती है तो शरीर में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। किडनी डिजीज़ के मरीज़ में टिपिकली ये स्वेलिंग चेहरे से स्टार्ट होती है, उसके बाद पैर के निचले वाले हिस्से से स्टार्ट होते होते ये पूरे पैर को इन्वॉल्व कर लेती है और धीरे धीरे करके पूरा पेट और पूरे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है।
डॉक्टर प्रभात, आपसे जानना चाहूंगी, ये बीपीएच भी एक टर्म है, ये बीपीएच है क्या एग्जैक्टली? बीपीएच जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, ये प्रोस्टेट की बीमारी है। मैं पहले प्रोस्टेट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो कि पुरुषों में होता है और ये एक नाशपाती के शेप का ग्लैंड होता है और ये ब्लैडर के नीचे होता है। ब्लैडर और यूरेथ्रा के जंक्शन पे उसको यूरेथ्रा को इंसर्किल किए रहता है। तो जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है तो ये यूरेथ्रा पे कंप्रेशन करता है जिससे कि रुकावट पैदा होती है। तो ये ग्लैंड लेटरल ग्लैंड भी बढ़ सकता है और इसका एक मीडियन ग्लैंड होता है जो कि ब्लैडर की तरफ बढ़ता है, ये बढ़ सकता है और ये यूजुअली 50 साल से ज़्यादा के एज के पुरुषों में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जन्म से ही होता है बट यूजुअली सिम्टम 50 साल के बाद करता है और सारे मेल में हो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। और ये एक बेनाइन इनलार्जमेंट है, ये मैलिग्नेंसी नहीं है, बेनाइन है। और प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाना एज सच सिम्टम करे हमेशा ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बड़ा हो गया, किसी का 50 ग्राम का प्रोस्टेट है, फिर भी पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है तो इसके इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर प्रभात, जैसे यूटीआई कैंसर होता है, क्या ये भी अलग अलग तरह के होते हैं? कुछ होता है कि इसमें अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या इसका कुछ इलाज भी है? हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। तो इसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, टेस्टिस सब आता है। तो कैंसर किसी भी अंग में हो सकता है जेनाइटो यूरिनरी। तो अगर किडनी का कैंसर होता है, जिसको कि हम लोग कॉमन कैंसर है रीनल सेल कार्सिनोमा, और भी बहुत सारे किडनी कैंसर्स हैं। तो किडनी में और बेनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं। तो ये हम लोगों को देखना पड़ता है, रेडियोलॉजिस्ट से बात करके, रेडियोलॉजी करते हैं हम लोग, अल्ट्रासाउंड, फिर सीटी स्कैन, ज़रूरत पड़ता है तो एमआरआई करते हैं। ये सब करके देखते हैं कि ये किडनी का मैलिग्नेंट ट्यूमर लग रहा है। अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर लग रहा है, अगर ये ऑर्गन कन्फाइंड है, छोटा है, तब तो ट्रीटेबल है। बट अगर ये मेटास्टैटिक हो गया, दूसरे ऑर्गन में चला गया, तब फिर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर हम लोग मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं, क्योंकि फिर सर्जरी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट अगर स्मॉल ट्यूमर होते हैं तो हम लोग रेडिकल सर्जरी की तरफ जाते हैं। हम लोगों का इंटेंट क्यूरेटिव होता है। अगर किडनी अगर पूरा निकाल दिया जाए उस तरफ का, अगर साइज़ बड़ा हो ट्यूमर का जो कि ऑर्गन कन्फाइंड है, तो ऐसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हालांकि उनको रेगुलर फॉलोअप में रहना पड़ता है। और अगर किडनी ट्यूमर छोटा हो तो हम लोग या तो ट्यूमर हटा दें या आधी किडनी को भी हटा सकते हैं। वैसे ही अगर बात करें हम ब्लैडर कैंसर की, तो ब्लैडर में भी ट्यूमर होता है। ब्लैडर में ट्यूमर होता है, अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो गया, जो कि ब्लैडर के मांसपेशी को नहीं इन्वॉल्व किया, तब तो हम लोग इंडोस्कोपिकली मीन्स दूरबीन से जा करके उसको रिसेक्ट करके हटा देते हैं। ये डायग्नोस्टिक भी हो गया और ये थेराप्यूटिक भी हो गया। और फिर हम लोग जैसा रिपोर्ट आता है अकॉर्डिंगली फिर ट्रीट करते हैं। बट अगर ये एक बार ब्लैडर के मांसपेशी में चला गया तो फिर हम लोग रेडिकल सिस्टेक्टमी मीन्स पूरा ब्लैडर को हटा करके नया ब्लैडर बनाते हैं आंत से, ये करना पड़ता है। ऐसे ही प्रोस्टेट का भी कैंसर होता है। हाँ, मेल में बहुत सब लोग डरे रहते हैं कि प्रोस्टेट का कैंसर हो गया क्या। सब लोग आते हैं हमारे पास, मुझे चेक करिए, प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं हो गया। मैं बोलता हूँ 50 साल से जो भी ज़्यादा उम्र के पुरुष हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर की जांच करनी चाहिए, स्क्रीनिंग करनी चाहिए, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली हम लोग फिंगर से प्रोस्टेट का टेस्ट करते हैं। उसमें अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आती है, या फिर सीरम पीएसए एक ब्लड टेस्ट होता है, अगर वो रेज रहता है तब हम लोग प्रोस्टेट कैंसर के लाइन पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऐसे केस में प्रोस्टेट की बायोप्सी करते हैं। और अगेन अगर ये ऑर्गन कन्फाइंड है, अगर प्रोस्टेट में ही है, तो फिर हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं। पूरा प्रोस्टेट और आसपास के लिम्फ नोड्स एरिया को रिसेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ऐसे पेशेंट क्योर हो जाते हैं। डॉक्टर दीपक, अक्सर एक ना टर्म सुनी जाती है, किडनी खराब हो गई है, इसका मतलब क्या होता है और क्या डायलिसिस से ये ठीक हो पाता है कि नहीं हो पाता है? किडनी खराब एक बहुत ही वेग टर्म है। किडनी खराब होने के लिए उसको डिफाइन करना पड़ता है कि किडनी किस तरह से खराब हुई है और कौन से स्टेज में है। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था कि ड्यूरेशन के हिसाब से किडनी की प्रॉब्लम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो एक्यूट किडनी इंजरी, यानी कि कम से कम समय में किडनी काफ़ी तेज़ी से ख़राब हुई है,
ऐसे ग्रुप ऑफ मरीज का प्रोग्नोसिस यूजुअली अच्छा होता है। जिस किसी कारण से भी किडनी की प्रॉब्लम खराब हुई है, उसको समय रहते अगर इफेक्टिवली ट्रीट किया गया तो किडनी के फंक्शन को वापस पूरी तरह से नॉर्मलाइज किया जा सकता है। बट एक बार किडनी का स्ट्रक्चर या फंक्शन में जो गड़बड़ी होती है वो 3 महीने के टाइमलाइन को क्रॉस करती है तो बीमारी जो है इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच जाती है। अगर पर्टिकुलरली अगर सीकेडी के स्टेजिंग की बात करें, सीकेडी को भी हम लोग 5 डिफरेंट स्टेजेस में क्लासीफाई करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। स्टेज 1, 2, 3 में तो किडनी से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स, किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स मरीज को पता ही नहीं चलता। स्टेज 4 और स्टेज 5 को हम लोग एंड स्टेज किडनी डिजीज बोलते हैं, और स्टेज 5 जो कि लास्ट स्टेज सीकेडी का होता है उसको रीनल फेल्योर का स्टेज बोलते हैं। तो आप जो डायलिसिस का बात कर रही है मैडम, तो जब तक किडनी का फंक्शन अपने नॉर्मल फंक्शनिंग कैपेसिटी से 90% से ज़्यादा खराब नहीं हो जाता, तब तक यूजुअली मरीज को डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात आती है कि क्या डायलिसिस किडनी जो खराब हुई उसको पूरी तरह से ठीक कर सकता है? जी। तो फिर वो बात आती है कि अगर एक्यूट किडनी इंजरी यानी कम समय में अगर किडनी 90% से ज़्यादा खराब हो गई है, उसको कभी कभी लेस देन 5% केस में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। ऐसे ग्रुप ऑफ मरीज को समय रहते डायलिसिस के साथ साथ जिस कारण से भी किडनी खराब हुई है, मान लो इन्फेक्शन या बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हुआ है, उसको सही किया गया तो किडनी को पूरी तरह से ठीक बिल्कुल किया जा सकता है। बट क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 के पेशेंट्स जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, उसको पूरी तरह से ठीक करना बिल्कुल नामुमकिन होता है। ऐसे मरीज को जो किडनी खराब हो गई है उसको पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए तो हमें एक नए किडनी की जरूरत पड़ती है, जिसको किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के थ्रू ही किया जा सकता है। डॉक्टर प्रभात, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आजकल ये भी काफ़ी सुना जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट करवाना कितना सुरक्षित है? और ये भी सबसे अहम सवाल ये है कि ऐसा लोगों में ये डर देखा जाता है कि ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है, ऐसा भी कुछ होता है, दिक्कतें आती हैं? सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें अगर तो मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट है। और इसके सक्सेस रेट अच्छे हैं। 1 ईयर ग्राफ्ट सर्वाइवल ऑलमोस्ट 90% है, 5 ईयर सर्वाइवल ऑलमोस्ट 70-75% है। तो ये मोस्ट सक्सेसफुल है। अब इसमें 2 जन के लाइफ जुड़े हुए हैं, एक डोनर और एक रेसिपिएंट। तो डोनर एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है जो कि किडनी देता है, और रेसिपिएंट जिनकी किडनी खराब है वो किडनी उसमें ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो दोनों के लाइफ इम्पॉर्टेंट है, बट डोनर के सेफ्टी को पैरामाउंट इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि वो एक हेल्दी इंडिविजुअल है और किडनी डोनेट कर रहा है वो। और एट द सेम टाइम रेसिपिएंट को भी अच्छे से इवेलुएट करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस रिस्क मिनिमाइज किए जाएँ। तो उसमें हम लोग CT स्कैन, बहुत सारे टेस्ट हैं, करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट ट्रांसप्लांट के लायक है कि नहीं। अगर है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो हम लोग बात करते हैं। बट इतना तय है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होता है वो डायलिसिस से डेफिनेटली बेटर होता है। अच्छा, मैं आप दोनों से कुछ छोटे टिप्स अगर आप बता सकें हमारे व्यूवर्स को कि किस तरह से अपनी जो किडनी है उसको हेल्दी रख पाएं, कुछ टिप्स अगर आप दे पाएं। किडनी हेल्दी रखने के बहुत ही सिंपल और सरल उपाय हैं। सबसे पहले तो अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखें। जो रेगुलर एक्सरसाइज डेली का होता है, 20 मिनट का रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें। बहुत ज़्यादा अत्यधिक अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो अल्कोहल को लिमिट मात्रा में ले, बिल्कुल बंद कर दे तो काफ़ी अच्छा है। एडिक्वेट मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन जरूर करें। नमक की मात्रा कम ले। आपके अगर फैमिली मेंबर में किसी को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की शिकायत है तो आप रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट में डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो भी घर पे भी चेक करें और अपने रेगुलर फिजिशियंस के टच में रह करके डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराएं। प्रभात सर, आप कुछ टिप्स बता रहे हैं क्या? मैं स्टोन प्रिवेंशन के लिए थोड़ा बात करना चाहूँगा। अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल का यूरिन आउटपुट 2.5 लीटर्स अगर होता है 24 आवर्स में, तो स्टोन बनने की संभावना बहुत ही कम होती है ना। तो ये आउटपुट मेंटेन किया जाए, एक्सेप्ट जिनकी किडनी गड़बड़ हो या हार्ट के पेशेंट हो, वैसे पेशेंट को हम लोग ज़्यादा पानी पीना मना करते हैं। अच्छा। बट अगर 24 आवर यूरिन आउटपुट को अगर चेंज किया जाए, उसे कैलकुलेट किया जाए, 2.5 लीटर्स होने चाहिए। ऐसे पेशेंट रीनल स्टोन
से बचे रहते हैं। 100% तो नहीं बोलूँगा क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट बहुत हद तक बचा जा सकता है। शुक्रिया डॉक्टर दीपक एंड डॉक्टर प्रभात हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए। और बहुत आशा करते हैं कि ये जो जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, इनसे उनकी जो ज़िंदगी में समस्याओं से अगर वो कुछ रूबरू हो रहे हैं तो उन्हें समस्याओं का समाधान मिल पाएगा।